नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। दिव्य और भव्य महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। डबल इंजन सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि आयोजन में कोई कमी न रहे। साथ ही पूरी दुनिया में सनातन धर्म के अनुयायियों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर से हॉर्नबिल टीवी ने एक विशेष बातचीत की है। आइए एक नजर डालते हैं। महापर्व कुंभ की तैयारियां जोरों पर है और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर जी, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से कुंभ की तैयारियां चल रही है, कहा जा रहा है कि 50 करोड़ से अधिक लोग वहां आ रहे हैं। कैसा कुंभ होगा इस बार, क्योंकि कहा जा रहा है दिव्य भव्य और डिजिटल कुंभ की तैयारियां हैं। किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और किस तरह का ये कुंभ होगा? ये धार्मिक हमारे हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है। पूरे देश का हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र प्रयागराज है, जहाँ पर संगम गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। आदिकाल से यहाँ इसकी मान्यता चली आ रही है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तब से यहाँ की इस प्रयागराज को, महाकुंभ को उन्होंने इतना अच्छा सजाया है, संवारा है और पूरे देश नहीं पूरे विश्व से लोग यहाँ आ रहे हैं। और इस कुंभ की गरिमा बनाए रखी जाए और यहाँ कोई से खिलवाड़ न करे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और मुझे लगता है कि पूरे विश्व का हिंदू आकर के यहाँ गंगा ये संगम में डुबकी लगाएगा और अपना पुण्य कमाएगा। जुगल किशोर जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे करोड़ों लोग आएंगे और क्योंकि आस्था का महापर्व है और सनातन धर्म के मानने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं वो सब आएंगे और न्योता भी दिया जा रहा है। कई जो राज्यों में जो है, दुनिया के कई मुल्कों में जो भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार है वहाँ जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं। लेकिन इस बात को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुंभ को लेकर इवेंट किया जा रहा है, सरकार द्वारा इवेंट के तौर पर पेश किया जा रहा है और उस पर राजनीति कर रहे हैं। कुंभ में किसी को न्योता नहीं दिया जाता जबकि लोग वहाँ खुद आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी को ध्यान होना चाहिए कि उनकी सरकार में इसी महाकुंभ के अंदर जो मेला कराया था, उस मेले के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ था कि उसकी जांच हुई थी, उसमें दोषी लोग पाए गए थे। आज यहाँ भ्रष्टाचार नहीं, यहाँ असलियत में महाकुंभ महापर्व है और इस महापर्व को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि हिंदुओं का, देश का नहीं, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है और ये महापर्व है और हमारे सनातन धर्म के लोग, जो मानने वाले लोग हैं, सभी लोग एक बार आकर के महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे और गंगा मैया का आशीर्वाद लेंगे। तो अखिलेश क्यों कह रहे हैं कि जो है अब मैं अखिलेश की बात करना नहीं चाहता, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अपना जाने। लेकिन वो अगर ऐसा न होता तो आज पूर्व मुख्यमंत्री क्यों होते, इसीलिए वो आज पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सवाल ये है, क्या लगता है जो आपने बताया कि सनातन धर्म को लेकर ये सब चल रहा है, बड़ा इवेंट होने जा रहा है, 2027 को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 2027 हमारे क्रियाकलाप, जो माननीय अखिलेश यादव जी थे, उनके जो क्रियाकलाप थे, वो अपने क्रियाकलापों के कारण आज पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज इस प्रदेश में एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे वो विकास का एजेंडा हो, चाहे धर्म का एजेंडा हो, सभी एजेंडे पे खरे उतरे हैं। और मुझे लगता है विकास और ये जो हमारी सारी समस्याओं का निदान करते हुए हम 2027 में पुनः तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगी। धन्यवाद। आप जुगल किशोर जी हैं जिन्होंने महाकुंभ को लेकर अपनी बात रखी और साथ ही ये भी कहा कि 2027 में एक बार फिर से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप। संरक्षित काले हिरण का शव बिसौली के भवानीपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। शव लोहे के वायर में फंसा हुआ था, जिससे करंट लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई की और टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजा गया है।
लखनऊ में एलडीए के पार्कों में आने वाले पर्यटकों के लिए जल्द ही ऑनलाइन टिकट की सुविधा शुरू की जाएगी। जनेश्वर मिश्र पार्क और अंबेडकर पार्क सहित सभी एलडीए पार्कों में रोजाना हजारों लोग घूमने आते हैं और त्योहारों या विशेष अवसरों पर भीड़ और बढ़ जाती है। पर्यटकों को टिकट के लिए लंबी कतारों में इंतजार न करना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ऑनलाइन टिकटिंग की योजना बनाई है। यह सुविधा अगले 3 से 4 महीनों में शुरू होने की संभावना है, जिससे पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। राजधानी लखनऊ में एलडीए के पार्क में घूमने आने वाले पर्यटकों को अब लंबी लंबी कतारों में लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण जल्द ही ऑनलाइन सुविधा का शुभारंभ करेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये जानकारी दी कि जल्द ही जो लंबी लंबी कतारों में लोगों को लगकर टिकट लेना पड़ता है, इसके लिए अब उन्हें लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। हाल ही में 9 वर्ष के मौके पर यह देखा गया कि जो पार्क हैं वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे, जिसके चलते धक्का मुक्की हुई और लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा। 9 वर्ष के मौके पर जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क और अंबेडकर पार्क जैसी जगहों पर भारी संख्या में लोग नया साल मनाने पहुंचे, जिसके चलते वहां पे लंबी लंबी कतारें लगी। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, महिलाओं को काफी दिक्कत हुई, जिसके चलते विकास प्राधिकरण ने यह फैसला किया है कि जल्द ही 3 से 4 महीनों में ऑनलाइन टिकट सुविधा का भी शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें, नए साल के मौके पर जनेश्वर मिश्र पार्क में करीब 50,000 लोग पहुंचे, जिसके चलते उन्हें लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा, धक्का मुक्की हुई और जो कतारें थी इतनी लंबी थी जिसमें महिलाओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके चलते लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जल्द ही ऑनलाइन टिकट सुविधा का शुभारंभ करने का फैसला किया है। ये सुविधा 3 से 4 महीनों में शुरू हो जाएगी, क्योंकि लखनऊ के एलडीए के अंतर्गत जितने पार्क आते हैं इसमें हजारों की संख्या में लोग घूमने पहुंचते हैं, परिवार के साथ पहुंचते हैं, बच्चे पहुंचते हैं, पिकनिक मनाने लोग पहुंचते हैं, साथ ही बाहर से भी लोग आते हैं, जिसके चलते विकास प्राधिकरण ने यह फैसला लिया है कि 3 से 4 महीनों के अंतर्गत ये जो लंबी लंबी कतारें लगती है उसको खत्म करने के लिए ऑनलाइन टिकट सेवा की भी सुविधा शुभारंभ किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी सोनल मोदी ने नैमिषारण्य स्थित शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने दांडी साधुओं को कंबल वितरित किए और बटुक ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दी। सोनलबेन मोदी, जो योग कायाकल्प की संरक्षक भी हैं, उन्होंने अपने इस दौरे में धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक संदेश दिया। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद मातर जगतो किलस्या प्रसीद विश्वेश्वरपाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जयंती मंगला काली। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने खैराबाद थाना क्षेत्र के टप्पा खजुरिया और कोतवाली देहात के बिजवार में नवीन आईटीआई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। थाना क्षेत्र का दायरा अधिक होने के कारण पुलिस को अपराध नियंत्रण में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस नवीन निर्मित चौकी की स्थापना से अब क्राइम कंट्रोल में पुलिस को बड़ी सहायता मिलेगी। उद्घाटन के अवसर पर एसपी के साथ एएसपी, क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी सहित कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने फिर से जमीन पर कब्जा कर लिया है। डीएम अभिषेक आनंद के निर्देश पर तहसील प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के पुराने सीतापुर इलाके की है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के बादल बाबू, जो फेसबुक पर एक पाकिस्तानी महिला से प्यार करने के बाद बिना वीजा पासपोर्ट के पाकिस्तान पहुंच गए थे, को 27 दिसंबर को पाकिस्तानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परिजनों ने भारतीय सरकार से उनके बेटे को सही सलामत वापस लाने की अपील की है। बादल बाबू ने पहले भी पाकिस्तान जाने की कोशिश की थी और इस बार पाकिस्तान पहुंचने में सफल भी हो चुका था। आपके बेटे का नाम क्या है? बादल। पूरा नाम क्या है? बादल बाबू। अच्छा, क्या जानकारी मिली आपको बादल के बारे में? जानकारी सब हमें तो यही मिली है कल मीडिया वालों के द्वारा ही कि तुम्हारा बेटा पाकिस्तान पुलिस ने पकड़ रखा है। अच्छा कृपाल जी, ये बताएं, जैसा कि सोशल मीडिया या मीडिया और मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, फेसबुक के जरिए कोई दोस्ती हुई थी, क्या आपको कभी एहसास हुआ है ऐसा? इस चीज की हमें कोई जानकारी नहीं है सर। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही सरकार से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारा बेटा हमारे पास तलक आ जाए। अच्छा, क्या क्या दस्तावेज हैं उनके? उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसका वोटर ID और ये तुम्हारा पासपोर्ट, उसका सब यहीं रखा है। अब वो तो काम करने गया था सब, अब पता नहीं वहाँ कैसे पहुंचा कैसे नहीं पहुंचा, इसकी हमें जानकारी नहीं। काम करने कब गए थे और कहाँ गए थे? ये रक्षाबंधन पे गया था काम करने के लिए। कहाँ पर? दिल्ली। दिल्ली में क्या काम करते थे? ये कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। फिर आपको जो आखिरी बार बात कब हुई? आखिरी बार हमारी बात 30 तारीख को हुई है। किसके जरिए हुई? ये मतलब वीडियो कॉल के द्वारा। बादल का नंबर था किसी और का? जो किसी और का था, उसने बताया कि ये मेरे दोस्त का नंबर है। अब मैं इसके बाद में कॉल नहीं कर पाऊंगा आपके लिए और मेरे पास फोन है नहीं। बादल बाबू परिवार का भतीजा लगता है और मुझे जानकारी ये लगी है कि जब महीना 2 महीना पहले 3-4 महीना पहले रक्षाबंधन से मेरी मुलाकात हुई थी इससे। ये कह रहा था बुआ मैं दुबई काम करने के लिए जा रहा हूँ और पाकिस्तान कैसे पहुंचा जाएगा। तो मैंने ये जानकारी दी कि साले पाकिस्तान जाने की तुझे क्या जरूरत है, तो बुआ ऐसे ऐसे मुझे फेसबुक द्वारा बात हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। लड़की देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी है, पर वो बताता था मुझे, बता रहा था मुझे। अब जानकारी क्या मिली? यही जानकारी आ रही है कि फेसबुक द्वारा। SP ऑफिस में आए थे सर से मिलने के लिए, बेटे का न्याय मांगने के लिए। तो उन्होंने कहा हमसे कि हम आपके लिए पूरा न्याय दिलवाएंगे, उम्मीद करते हैं कि आपके बेटे के लिए लाने में हम पूरी मदद करेंगे आपकी, पर देश हमारा नहीं है, बेटा अपना है। किस चीज़ का न्याय मांग रहे हैं? हुआ क्या है? हमारा बेटा दिल्ली काम करने गया था, तो वहाँ से वो पता नहीं कब किसके साथ कहाँ चला गया, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई। मिली जानकारी तो अपने बेटे के बारे में पूछने के क्या हुआ है? मदद मांगने के लिए आए थे। क्या हुआ? किस तरह की मदद? मदद इस तरह की कि मेरा बेटा पुलिस ने पाकिस्तान की ने पकड़ रखा है और मैंने उनसे मदद मांगी है कि आप मेरे बेटे के लिए छुड़ाने की कृपा करें। बेटा कैसे और पाकिस्तान पहुंचा सहायता था? करें। वो पाकिस्तान कैसे पहुंचा बेटा? उन्होंने किया है, जी जान से हम सहायता करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बेटा हमारा है, लेकिन परदेश देश हमारा नहीं है, इसलिए हम सहायता पूरी करेंगे, चिंता मत करो। सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे। आपको ये कैसे क्या पता चला कि आपका बेटा क्यों और कैसे पहुंचा वहाँ पर? ये पता चला? ये हमें कोई पता नहीं चला था, ये तो मीडिया वालों ने बताया था। शादी वादी करने के हिसाब से गया था, किसी मित्र से मिलने? ये हमें कुछ चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA स्पेशल कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लखनऊ जेल में बंद 26 दोषियों और कासगंज जेल में बंद एक दोषी मुनाजिर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। वहीं कोर्ट में सरेंडर करने वाले सलीम को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उम्र कैद की सजा पाने वालों में वसीम जावेद, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी, आसिफ कुरैशी, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिलन, शवाब अली खान, राहत, सलमान मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब बबलू, निशु उर्फ जिशान, वासिफ, इमरान, शमजाद, जफ़र, साकिर,
खालिद परवेज, फैजान, मोहम्मद आमिर, रुफी, मुनाजिर और सलीम शामिल हैं। सलीम, जिसके लिए आज कोर्ट ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई है। न्यायालय पे हमें पूर्ण भरोसा था कि हमारे साथ न्याय होगा और आज दोषियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई गई है। और यह देश की पहली घटना थी जो कोई देशभक्त तिरंगा लेकर हाथों में निकलता है और उसकी गोली मारकर हत्या कर दिया। संतुष्ट हैं आप इस सजा जी की? जी। क्या नाम है आपका? अपना नाम? विवेक गुप्ता। जो बचे हुए दो आरोपी जिनको बरी किया गया है, क्या उनके खिलाफ आपका परिवार चैलेंज करेगा उनके? जी, राज्य सरकार उसके खिलाफ अपील डालेगी हाई कोर्ट में और उनके खिलाफ भी दोषी बनाने का कार्य करेगी। क्या सजा हुई? 28 जो आरोपी थे। आजीवन कारावास और जुर्माना वगैरह लगाया है, हर तरह की सजा। कोर्ट ने कितने लोगों को क्या सजा सुनाई है? कोर्ट ने सभी लोगों को आजीवन कारावास दिया है और 10 वर्ष का कठोर कारावास, किसी को हर धाराओं में अलग अलग है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष और आजीवन कारावास दिया है और जुर्माना भी दिया है। कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कोर्ट के फैसले पर हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा था कि हमारे साथ न्याय होगा और हमारे साथ न्याय हुआ है। जिन 2 लोगों को कल बरी कर दिया गया था, क्या उस फैसले के खिलाफ कोई अपील करेंगे? जो उसमें अपील अगेंस्ट एक्विटल करेंगे। आजीवन कारावास है ना? अपील अगेंस्ट एक्विटल करेंगे हम। जो 2 लोगों को बरी किया गया है उनके खिलाफ अपील अगेंस्ट एक्विटल करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में। क्या आज जिन दोषियों को कैद की सज़ा मिली है, आप कोई और बड़ा पनिशमेंट उनके लिए, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा मांगेंगे? कैपिटल पनिशमेंट मांगेंगे, जाएंगे, जरूर जाएंगे और इन्हांसमेंट ऑफ पनिशमेंट के लिए हम फिर से अपील करेंगे हाई कोर्ट में। आप इन जो 28 दोषियों को कैद की सज़ा, उनके लिए फांसी की मांग करेंगे? जी बिल्कुल। सुभाष विसारिया और मैं चंदन गुप्ता के पिताजी जो वादी मुकदमा थे, मैं उनका वकील हूँ। आज 28 लोगों को सज़ा सुनाई गई है, क्या कुछ है, कैसे ये लड़ाई लड़ी गई? देखिए, बहुत लंबी लड़ाई थी, बहुत लंबा संघर्ष था। 2018 की FIR है और 7/18 FIR जो थी वो चंदन के पिताजी द्वारा लॉन्च करी गई थी कासगंज में और उसके बाद आज 2024 में जजमेंट डिलीवर हुआ। इट वॉज अ रियली वेरी लॉन्ग एंड आर्डुअस बैटल और बड़े संघर्षों के बाद जो है आज बड़ा सेटिस्फाइंग मोमेंट है हम सभी के लिए। 2 लोगों को बरी भी किया गया है। हाँ, 2 लोगों को बरी भी किया गया है और कुल 30 थे, 31 थे। एक तो दौरान मुकदमा ही उसकी मृत्यु हो गई थी, बचे 30 में 28 को सजा हुई और 2 को एक्विट भी कर दिया गया। क्या इनके लिए आगे मांग की जाएगी जो बरी हुए हैं? हाँ, जो बरी हुए इसमें अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और वी विल सर्टेनली गो अगेंस्ट फॉर अपील अगेंस्ट एक्विटल। क्या इसमें फांसी की सज़ा भी किसी के लिए अपील हाँ, की जाएगी? नहीं, फांसी की तो सजा किसी को नहीं हुई है, आजीवन कारावास। नहीं, किसी को अपील की जाएगी फांसी के लिए? हाँ, अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और इन्हांसमेंट ऑफ पनिशमेंट के लिए हम सर्टेनली जाएंगे कि जो मेन मुख्य आरोपी हैं उनको फांसी ही होनी चाहिए। आदर्श नगर पंचायत तंबुर सीतापुर में ईओ प्रदीप कुमार गौतम द्वारा प्लास्टिक के उपयोग पर की गई कार्रवाई के तहत एक दुकान से 50 किलोग्राम पॉलीथीन जब्त की गई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक लगभग 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। इस छाप और बरामद पॉलीथीन का वीडियो वायरल हुआ है, जिससे क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे कड़े उपायों का विवरण है। देखिए, शासन द्वारा 2 अभियान चलाए गए हैं। एक है आरंभ अभियान और एक है प्लास्टिक उन्मूलन अभियान। इसमें क्योंकि जानते हैं कि पहले से ही रोक लगी है प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी वस्तुओं पे, जो कि वातावरण को नुकसान कर रही हैं और साथ ही साथ नगरों में गंदगी का बहुत बड़ा कारण भी है, नालियाँ जाम हो रही हैं। तो इसीलिए समय समय पर अभियान चलाया जाता रहा है ताकि जो प्लास्टिक के प्रतिबंध हैं, जो रोक है प्लास्टिक पे, उसको प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। उसी के तहत ये फिर अभियान जो है शासन द्वारा जो प्लास्टिक उन्मूलन अभियान और आरंभ अभियान है, उससे के तहत हर निकाय में चलाया जा रहा है। अपने यहाँ के प्लास्टिक के प्रतिबंध को और कड़ाई से लागू किया जा सके, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि लोग जो है प्लास्टिक के सामानों का प्रयोग न करें और दुकानदारों को प्रेरित करना कि वो जो उसके सब्स्टिट्यूट है, चाहे कागज़ के थैला हो चाहे रिसाइकिल बैग हो, वो यूज़ करें, लोगों को दें, ताकि जो है ये मतलब एक तरह से प्लास्टिक से बनी जो भी चीज़ें हैं वो वातावरण से बाहर। जिस तरीके से आपके द्वारा बराबर अभियान चलाया जा रहा है, अब तक कितने लोगों पर जुर्माना हो चुका है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जुर्माना के तो मान के चलिए लगभग हमारे यहाँ लगभग
कितना होगा 5 से 6 लोगों पे बड़ी बड़ी दुकानें थोक विक्रेता है उन पर किया जा चुका है और ये मान के चलिए 1 लाख के ऊपर का जुर्माना भी हो चुका होगा। 1 लाख के ऊपर का जुर्माना। नगर पंचायत में जिस तरीके से आपके द्वारा अभियान चलाया गया और काफ़ी प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए लोग देखे गए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे नगर पंचायत के बासिंदों को? देखिए, हम इतना ही कहेंगे कि प्लास्टिक न केवल हमारे वातावरण को दूषित कर रही है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत हानिकारक है। अगर हम चाहते हैं एक स्वच्छ वातावरण और हमारा जो नगर है वो स्वच्छ रहे, हमारी नालियाँ हमारे रास्ते वो स्वच्छ रहे, बीमारियाँ दूर रहें, तो हमें जितना जल्दी हो सके प्लास्टिक से पीछे छुड़ाना होगा। इसमें मैं आपके माध्यम से सबसे पूरे अपने नगरवासियों से जो है ये निवेदन करूँगा तो प्लास्टिक का जो है कम से कम प्रयोग करें। जो भी सामान लेना हो तो कागज बैग कपड़े का थैला लेके जाए कहीं, और दुकानदारों से भी कहूँ कि भी लोगों को प्रेरित करें और प्लास्टिक के थैले की जगह जो उसके सब्सिट्यूट आ गए, चाहे रिसाइकिल बैग हों या कागज़ के बैग हों, इन सब में सामानें दें, न कि प्लास्टिक में। और हमारे द्वारा इसके लिए कि चीज़ें लागू हो उसके लिए लगातार अभियान चलाया भी जाएगा ताकि हमारा नगर न केवल स्वच्छ रह सके बल्कि यहाँ के लोग स्वस्थ भी रह सकें। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।